तो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। तो चलिए, आ जाइए सारे आदमी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का हिंदी, यानी कि चैप्टर नंबर 4, जो काव्य खंड का है। ठीक है। तो यदि आप 12 क्लास में हैं और यदि बढ़िया से पढ़ाई करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और यदि लास्ट में देखिए कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी को पहले हम बता दें आपको कि हमने जो कल पढ़ा था, तो यानी कि इस चैप्टर को पढ़े हुए थे। 26 जो चैप्टर है ना, ये वाले, इस चैप्टर को पढ़े हुए थे और इनका क्वेश्चन आंसर आपको हम दिए थे बनाने के लिए। बोले थे कि यानी कि भाषा के बाद जो है ये आप बना लीजिएगा। ठीक है। और बहुत विद्यार्थियों ने बना करके भी भेजा है मेरे को। तो हम क्वेश्चन के चेक करने के बाद आपको आंसर दे दिए हैं। तो यदि आप भी इस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो में पूरा देखिएगा। आज हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे, कवि। और लास्ट में आपको डेली प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन भी देते हैं। और शाम में यानी कि 8 बजे आपका लाइव क्लास होगा। ठीक। और सुबह 5 बजे लाइव क्लास होता है। तो यदि आप उस समय भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये अभी जो वीडियो आपका है तो रिकॉर्डेड है। ठीक, क्योंकि आज सुबह क्लास नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये हमको रिकॉर्डेड करना पड़ रहा है। ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग बता दें कि कॉपी और कलम लेकर के बैठिएगा। ये नहीं कि सीधा बैठ गए और वीडियो देखना शुरू कर दीजिए, जैसा कि मैंने सभी वीडियो में बताते हैं। तो कॉपी और कलम ले लीजिएगा और यहाँ से लिखिएगा, हेडिंग दे दीजिएगा कवि। ठीक। कवि चैप्टर का नाम है। उसका लेखक जो है सो कौन है? भूषण जी है। कौन है? भूषण जी है। तो आगे आप लिखिएगा भूषण जी की जीवनी। क्या लिखिएगा? भूषण की जीवनी। थोड़ा सा देख लें। तो देखिए, यानी कि सबसे पहले लिखिएगा भूषण की जीवनी। तो भूषण का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1613 ईस्वी में। कब हुआ था? 1613 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुआ था? तो 1715 ईस्वी में। तो आप लिखिए यहाँ से, भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में तिलकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में तिलकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी थे। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी थे। इनका उपनाम, किनका उपनाम? भूषण का उपनाम चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने कवि भूषण की उपाधि दी। यानी कि इनको उपनाम जो मिला तो किनके द्वारा मिला? तो सोलंकी राजा रुद्र शाह के द्वारा कि कवि भूषण की उपाधि दी गई। और उनके आगे उपनाम भूषण इतना प्रसिद्ध हुआ कि मूल नाम यानी कि इनका खत्म हो गया। चलिए, उसके बाद आगे लिखिएगा इनकी प्रमुख कृतियां। क्या लिखिएगा? अगला हेडिंग दीजिएगा इनकी प्रमुख कृतियां। हाँ, आपको समझा देंगे, पहले हम लिखा देते हैं उसके बाद। इनकी प्रमुख कृतियां तो शिवराज भूषण, सिया यावनी, छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक। उसके बाद ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक नहीं, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट नहीं है। भूषण हजारा हो गया, भूषण उल्लास हो गया और भूषण भूषण उल्लास, तो ये सब नहीं पूछता है। ठीक है। हाँ, तो इनको आपको नहीं लिखना है। हाँ, तो अब आगे बता दे, नोट में लिखिएगा कि भूषण रीति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे? रीति काल के कवि थे। भूषण किस काल के कवि थे? रीति काल के कवि थे।
चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दे करके सुनिए, जहां पर लिखाने वाला होगा हम बोल देंगे आपको, ठीक है, या फिर टिक लगा देंगे। तो भूषण हिंदी कविता में रीति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। किस काल के कवि थे? रीति काल के। हमारे साथ बोलिए, किस काल के कवि थे? रीति काल के, जिनका हिंदी जनता में बहुत सम्मान है। वे जातीय स्वाभिमान, आत्मगौरव, शौर्य एवं पराक्रम के कवि हैं। वीर रस के इस महान कवि ने हड़कती हुई मुक्तक शैली में छत्रपति शिवाजी के बारे में और बुंदेलवीर राजा छत्रसाल के बारे में बताई है। किसके बारे में बताइए? तो छत्रपति शिवाजी और बुंदेल का जो राजा थे छत्रसाल, उनके बारे में बताइए। ओज पराक्रम उत्साह से भरे हुए कवि भूषण के प्रवाह में छंद हिंदी जनता के बीच शताब्दियों से चाव के साथ गाए जाते हैं, चाव के साथ गाए जाते हैं। उनकी लोकप्रियता का यह प्रमाण है कि जनमानस में भूषण, एक सेकेंड, जनमानस में भूषण जो है वीर रस के पर्याय और प्रतिमूर्ति की प्रतिष्ठित है। यानी कि सारे लोगों में भूषण कवि जो है वो प्रतिष्ठित कवि माने जाने थे। मध्यकाल में भाव, भाषा और अभिव्यक्त के विविध क्षेत्रों के रूप में धर्म का रंग गहरा था। जातीय चेतना और भावना से धर्म भावना को विलग कर सकना सहज नहीं था। यानी कि जाति को धर्म से अलग करना सहज नहीं था। स्वभाव भूषण की जातीय भावना भी इसका अपवाद नहीं था। स्वयं सत्ताधारी शासक वर्ग अपने राजनीतिक चातुर्य, सूझबूझ एवं उदारता के बावजूद जाति, धर्म, भेद बुद्धि से अनुप्राणित और चलित था। स्वभावतः मध्यकालीन काव्य को एक ऐतिहासिक तथ्यों के प्रकाश में ही देखना परखना होगा। आज की धर्म संप्रदाय निरपेक्ष जनतांत्रिक दृष्टि से उसकी मूल्यवता की पड़ताल और पहचान करनी होगी। यानी कि पहले के जमाने में जो था वो जाति को धर्म से अलग नहीं किया जाता था। जैसे मान लिए कि आप कोई जाति को ले लीजिए कि हाँ, जैसे मोहर जाति रही, तो उनका एक धर्म बन जाता था, काम बन जाता था कि हाँ वो केवल इस काम को ही करे, इस काम को ही करेंगे। तो इस प्रकार से उनको चाह करके भी आदमी अलग नहीं कर पाता था। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी या छत्रसाल जैसे जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे, अपने कार्यों से अपने युगों में लोक नायक बन गए। जननायक उनकी ऐतिहासिक छवि आज भी पूरे दुनिया में यानी कि लगा है। जैसे छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप हो गए, इन सब का जो भी कर्म था वो अभी भी दुनिया में चल रहा है। स्वभावतः इनकी विरुद्ध वालियां प्रशास्तियां तथा उनके निर्माता, कवि, लेखक, जनता उनके बीच उसी तरह से प्रतिष्ठित हो गए, यानी कि जनता में उसी तरह से यानी कि प्रतिष्ठित हो गए थे। और आज भी उसी तरह से उनकी कृतियों का प्रेरणा लोग ग्रहण करते हैं। भूषण ऐसे ही एक लोक प्रेरक महान कवि थे। भूषण किस काल के कवि थे? रीति काल के। उन्होंने रस, अलंकार, नायिका भेद आदि निरूपण करते हुए उदाहरण के रूप में कविता करने वाले कवियों को की लंबी परंपरा थी। ऐसे कवियों को आचार्य कवि या फिर रीतिबद्ध कवि कहते हैं। किसको? यानी कि जो रस, अलंकार या फिर लंबी परंपराओं को देख करके जो लिखते हैं कविता, उनको क्या कहते हैं? रीतिबद्ध कवि कहते हैं। भूषण एक रीतिबद्ध कवि ही थे। भूषण कैसे कवि थे? रीतिबद्ध कवि थे। ये लाइन आप याद रखिएगा। भूषण किस प्रकार के कवि थे? तो रीतिबद्ध कवि थे। किंतु अलंकार निरूपण करते हुए उनका आचार्य बहुत सफलता नहीं प्राप्त कर सका।
उनके आचार्य के रूप में उनका कवि रूप भारी पड़ गया। यानी कि आचार्य के रूप में, यानी कि ग्रहण करने की जो शक्ति थी और देने की जो शक्ति थी, तो उसमें ग्रहण करने की शक्ति ज्यादा होने के कारण यह आचार्य नहीं बन पाए। यह तथ्य उनके काव्य प्रेमियों के लिए दुखद है। रीति काल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। श्रृंगार रस की प्रधानता थी। आगे जब आपको हम पढ़ाएंगे, रस पढ़ाएंगे, रस हो गया, फिर उसके बाद अलंकार हो गया। तो ये सब जब पढ़ाएंगे ना, तो उसमें आपको हम समझाएंगे कि रस क्या होता है और अलंकार क्या होता है। हाँ, हिंदी व्याकरण में लगभग हिंदी व्याकरण में समझिए कि आपको काल तक हम पढ़ा चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में पूरा के पूरा पड़ा हुआ है। काल हो गया, वाच्य हो गया, जो भी यानी कि हिंदी व्याकरण में है, वहां तक हम उससे पहले पढ़ा दिए हैं। तो प्राय सभी कवि श्रृंगार की कविता लिखते दिखलाई पड़े और इस प्रधान प्रवृत्ति और प्रभाव से हट करके भूषण ने वीर रस को प्रमुखता दी। यानी कि इन्होंने उन श्रृंगार रस को छोड़ करके वीर रस को प्रधानता दिया, यानी कि वीरता को दिखाया। लोगों के सामने किनको दिखाया? वीरता को दिखाया। तो इसमें स्वाधीन चेतना, आत्मविश्वास और विशिष्ट स्वभाव का पता चलता है। उन्होंने कविता की भाषा को ब्रज भाषा ही रखी। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कवि किस भाषा में लिखा गया? तो ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। किंतु उसमें शब्द, मुहावरे, रचना संबंधी और चीज का भी प्रयोग किया गया। यहाँ भूषण के दोनों प्रिय नायकों छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल से संबंधित कवित्व दिए जा रहे हैं। यानी कि कवित्व में किन दो महान आदमियों का चर्चा किया गया? तो फिर छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल का, जिनमें उनके शौर्य और ओजस्वी का बखान है। यानी कि उन दोनों का बखान है। अब चलते हम लोग चैप्टर पे। इंद्र जिमी जब भर बारब ज्यों अंबर पर, रावण संदभ पर रघुकुल राज है, कौन बारिह बाह पर सबो रतिनाह पर, ज्यों सहस्र बाहों पर राम द्विज राज है। यानी कि इनका अर्थ हुआ कि जिस प्रकार से इंद्र जब आकाश पर बड़ा है, जिस प्रकार से रावण पर रघुकुल के राजा राम यानी कि भारी पड़ गए, बड़ा है, उसी प्रकार से यानी कि छत्रसाल भी उस पर बड़े हैं। बताया गया कि पौन बाड़े बाह पर सतु रति नाह पर, यानी कि जिस प्रकार से सबू रति नाह पर भारी हो जाते हैं, जो सहस्त्र, जो बाहु रावण थे, बड़े से बड़े काम किए, उस पर भारी कौन पड़ गया? तो राम जी। दावा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर, जिस प्रकार से लता जो होती है पेड़ पर भारी पड़ जाते हैं, मृग के झुंड पर चीता टूट पड़ते हैं, मृग के झुंड पर चीता टूट पड़ते हैं। भूथन वितुंड पर जैसे मृगराज है, तो जिस प्रकार से मृगों के राजा जो है उस पर चीता एकदम टूट पड़ जाते हैं, सेम उसी प्रकार से छत्रपति शिवाजी ने अपने दुश्मन को चीरते हुए उस पर टूट पड़ते हैं। तेज तम अंश पर तानह जिमी कंस पर, यानी कि जिस प्रकार से तेज तम अंश पर, यानी कि तम मीन्स होता है अंधकार, कि अंधकार पर तेज जब पड़ता है तो सब के सब खत्म हो जाता है अंधकार। तानह जिमी कंस पर, और कंस पर जिस प्रकार से कन्हैया टूट पड़ते हैं, या मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, या फिर जिस प्रकार से
शिवराज यानी कि उस पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार से छत्रपति शिवाजी ने अपने दुश्मन पर टूट पड़े। ये कौन कहते हैं? कवि भूषण जी कहते हैं। दूसरा है बताया गया कि निकसत म्यान ते मीठे प्रलय भानु कैसी हाड़े तम तुम से गैदन के जाल को लगाते लकती कंठ बैरिन के नागिन सी रुद्र ही रिझावे दे मुंडन की माल को। यानी कि जिस प्रकार से सबको फाड़ते हुए, गर्दन को मोड़ते दबोचते हुए, काटते हुए एक मुंडन की माला बना देते हैं, उसी प्रकार से लाल उनका तलवार हो गया था। क्षितिपाल छत्रसाल बाहुबली कहाँ सौ बखान करे तेरी करवाल को। यानी कि हम कहाँ तक आपके करवाने जो आपका कार्य है उनका बखान करे। प्रीति भट्ट कटक कटीले केते काटी कारी कालिका सी किल की कलेव देती काल को। कि जिस प्रकार से प्रीति भट्ट कटक कटीले केते काटी कारी, यानी कि प्रीति करने से बढ़िया है कि उस कुटिल प्रीति से न प्रीति करना। कुटिल संग प्रीति करने से अच्छा है कि प्रीति न करना। कालिका सी कलिक कलेव देती काल को। कि जिस प्रकार से कालिका काल को भी मार देती है, उसी प्रकार से यानी कि कवि कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी अपने दुश्मन को, अपने काल को मार देते हैं। तो इस प्रकार से बखान किए कौन? तो कवि भूषण जी ने। कौन किए बखान? कवि भूषण जी ने किए। अब है कि इनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आएगा वो हम समझ लेते हैं। शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन चीजों से की? शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन चीजों से की? तो देखिए शिवाजी ने किन किन चीजों से शिवाजी की तुलना की। तो इंद्र के ब्रज से, राम जी से किया, द्रुम से किया, चीता से किया, उसके बाद कान्हा से किया, शिवराज से किया, उसके बाद और प्रकाश से किया, नागिन से किया। इन चीजों से यानी कि कवि भूषण ने इनका तुलना की। ठीक है, लिखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों किया? यानी कि मृगराज बूथन बितुंड पर जैसे मृगराज है कि जिस प्रकार से मृग सारे हिरणों को अपने पास में लेते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनका देख रेख करते हैं, सेम उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी भी अपने प्रजा की सेवा करते थे और उनकी देख रेख करते थे। तो इस प्रकार से मृगराज से उनकी तुलना की गई। छत्रसाल की तलवार कैसी है? छत्रसाल की तलवार कैसी है बताइए। तो छत्रसाल की जो तलवार थी वो इस प्रकार से था कि समझिए कि किसी को यानी कि तेज जैसे होते हैं ना कि डायरेक्ट फाड़ देते हैं अंधकार को, उस प्रकार से यानी कि उनका तलवार था कि दुश्मन को एकदम एक ही बार में पूरा के पूरा काट देते थे, भंज कर देते थे। उस प्रकार से उनकी तलवार थी। हाँ, एक क्वेश्चन ये आप याद रखिएगा कि भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं, इनको आप याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं भाषा की बात में आपको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रस अलंकार तो हमने बता दिया आपको कि रस अलंकार छंद ये आपको आगे हम पढ़ाएंगे, तब जाकर के बताएंगे इन सबको। ये क्वेश्चन आपको एडब्ल्यू में बना लेना है कि पर्यायवाची शब्द लिखना है। भानु, रुद्र, चिता, इंद्र, तम, तेज, मृग, काल, कंठ और भट्ट, इन सब का क्या करना है? पर्यायवाची शब्द लिख देना है। पर्यायवाची शब्द यदि इनको जिनको पता नहीं है उनको बता दे कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है दूसरा नाम। क्या होता है? दूसरा
नाम। जैसे तम, तम मीन्स क्या हो गया? तो अंधकार हो गया, तो उसका पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? अंधकार। ठीक, तो इस प्रकार से बना लीजिएगा। तो फिर रहने देते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, हाँ, और इस चैनल पर आपको 12 क्लास का सारा के सारा यानी कि सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको देखिए कौन कौन सब्जेक्ट हो गया, ज्योग्राफी हो रहा है, हिंदी हो रहा है, हिंदी व्याकरण हो रहा है, हिस्ट्री का कुछ चैप्टर हो गया है। ठीक, और ज्योग्राफी तो समझिए कि अब खत्म होने वाला है, 2-4 दिन या 10 दिन और चलेगा। हिंदी आपका लगभग खत्म हो जाएगा 2 से 4 दिन में। तो यदि आप अपने दोस्तों को चाहते हैं तो इन चैनल को शेयर कर दीजिए। ठीक, और बोल दीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करवा लेगा। और आप लोग भी इस चैनल को प्यार और सपोर्ट दीजिए ताकि ये परिवार और ज़रा बड़ा हो सके, ताकि हमको भी आगे और मोटिवेशन मिले कि हाँ, ये परिवार काफ़ी लंबा हो रहा है। तो फिर चलते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा और समय से पढ़ाई कीजिएगा। हाँ, और नोट ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि देखिए नोट बनाने के लिए बार-बार हम इसलिए कहते हैं कि हम तो वीडियो में डाल देंगे आपको, ठीक, पीपीटी भी आपको दे देंगे, बट जब आप रिवाइज का समय आएगा आपको, तो क्या कीजिएगा कि आप नोट नहीं देखिएगा, तो फिर कैसे रिवाइज कर पाइएगा? तो इस प्रकार से क्या होगा कि आपको रिवाइज में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए आपको नोट बनाना ज़रूरी है और आप नोट बना ही लीजिएगा। ठीक है? चलिए तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।